सो हेलो मास्टर्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड उसमें हमने लास्ट टॉपिक देखा था न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। हमने कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी बात की थी और उन रेवोल्यूशनरीज के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया एंड उन्होंने इस रेवोल्यूशन को एक तरीके से स्टार्ट किया। हम आज जो देखेंगे वो होगा द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1813 एंड 1814 के बीच का, मतलब वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें रेवोल्यूशन ने अपना प्लेसेस लिया। इट वाज 1813, बिटवीन 1813 टू 1848। ओके, इसके बीच में हम देखेंगे कैसे रेवोल्यूशंस हुई, कहां रेवोल्यूशन हुई और उसका बेसिकली क्या रिजल्ट निकला। तो करें शुरू। हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक विच इज द एज ऑफ द रेवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि वहां पर जब 1830 की हम बात कर रहे हैं तो व्हाट वाज द कंडीशन। थोड़ा सा फ्रांस के ऊपर आते हैं सबसे पहले। होपफुली आपको याद होगा कि फ्रांस में जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब लुई 16 आया, लुई 16 ने अपने इस तरह के रूल्स को बनाया और इस तरह का एक्टिविटी वो करने लगा जिससे कि कहीं ना कहीं लोग अनहैप्पी हुए तो ऑफ कोर्स वहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन बदल गई और कहीं ना कहीं उसको वहाँ से हटा दिया गया था। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा, रॉबेस्फियर ने वहाँ पर आके उसको हटा दिया, जैकोबियंस ने कंट्रोल कर लिया पूरे फ्रांस पे। अब जैकोबियंस के अंदर भी दिक्कत हुई, क्या रेन ऑफ टेरर आ गया, रेन ऑफ टेरर के अंदर उसको भी हटा दिया। फिर उसके बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। अब नेपोलियन बोनापार्ट भी एक तरीके से हट गया वाटरलू के अंदर। 1815 में क्या आया, बॉर्बन डायनेस्टी, पढ़ा था हमने 1815 बॉर्बन डायनेस्टी के बाद में वहां पर वापस से कंजर्वेटिव्स आ गए थे। अब ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, अब इन कंजर्वेटिव्स ने क्या किया, दे हैव बिकम ऑटोक्रेटिक एंड इसके बाद में उनके अंदर इस तरह का टॉलरेंस नहीं था कि वो अपने क्रिटिसिज्म को बियर कर सके। गॉट इट। सो कंजर्वेटिज्म जब हुआ तो उसके बाद में पुराना जो पूरा पैटर्न था वो एज इट इज कॉपी कर लिया गया और बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया गया एंड दे हैव बिकम ऑटोक्रेटिक। और ये अपनी जो क्रिटिसिज्म था या इनकी जो नेगेटिविटी थी, जब लोग इनको बताना चाहते थे तो वो चीज ये बियर नहीं कर पाते थे और इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप ला दिया था। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना, याद है। सो देखिए क्या हुआ, जो कंजर्वेटिव्स ने बेसिकली ट्राई किया अपनी पावर को बढ़ाने का। अब अपनी पावर को कैसे बढ़ाएंगे, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ नेगेटिव चीज़ें करना शुरू कर दिया। अब ये जो नेगेटिव चीज़ें थी कहीं ना कहीं हमें प्रवोक कर रही थी कि भैया अब बहुत हुआ, अब लड़ाई करनी है अपने को। सो ऐसा ही कुछ हुआ कि इन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काम किया और इधर आप जानते ही हैं लिबरलिज्म चल रहा था और नेशनलिज्म भी चल रहा था। लिबरलिज्म बोले तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहते थे लोग, पॉलिटिकल राइट चाहते थे, इकोनॉमिकल राइट चाह रहे थे। और नेशनलिज्म मतलब अपनी सिचुएशन को एक तरीके से बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे, इवन अपने नेशन को बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए वो वर्क कर रहे थे। तो इधर तो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एक साथ हो गए, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म एक साथ हो गए और इन्होंने मिलकर के रेवोल्यूशन को स्टार्ट कर दिया। और इधर जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाह रहे थे कि अब हमारी पावर बढ़ती जाए। जो अभी तो फ्रांस को ही हमने अपने कंट्रोल में किया है, आगे हम दूसरे स्टेट्स को भी कंट्रोल में कर लें। सो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप के बहुत सारी जगह पर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म जो प्रोसेस है उन्होंने एक तरीके से मिलकर के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं स्टार्ट कर दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। लेट्स सी कौन कौन सी जगह जहां पे ये रेवोल्यूशन हुआ, वो कौन से रीजन से जहां पे रेवोल्यूशन हुआ। तो फर्स्ट इज इटालियन स्टेट, नेक्स्ट इज ऑटोमन एम्पायर की जितनी भी टेरिटरीज हैं जिनको उसने अपने कंट्रोल में कर रखा है, आयरलैंड, पोलैंड और इसके अलावा जर्मनी। ये तो भैया देखना ही है अपने को कि इटली के अंदर और जर्मनी के अंदर किस तरह से ये लिबरल नेशनलिज्म कहूं या नेशनलिज्म कहूं या मैं यूनिफिकेशन प्रोसेस कहूं, ये हुआ। ये तो हमारे लिए मेजर टॉपिक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है। और ये भी हम पढ़ेंगे कि ऑटोमन एम्पायर को कैसे हटाया जाएगा और कैसे वहां पे वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाएगी। ये सबसे लास्ट टॉपिक में आएगा। आयरलैंड का किस्सा भी ब्रिटेन में हम पढ़ेंगे और पोलैंड का बहुत छोटा सा है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो इन सभी जगहों पर इस तरह की एक्टिविटी होना शुरू हुई थी।
हम कह सकते हो कि ये नेशनल यूनिफिकेशन के लिए या नेशन फॉर्मेशन के लिए इन्होंने एक तरीके से अपना जो वर्क था वो स्टार्ट कर दिया था। सो लेट्स सी और क्या हुआ, देखिए यहां पे रेवोल्यूशंस लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट्स। आप ये याद रखें कि जो रेवोल्यूशन हुआ, ये रेवोल्यूशन करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे। रेवोल्यूशन करने वाले वो लोग थे जो लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, नेशनलिज्म के सेंटिमेंट्स जिनमें थे, और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते थे, पढ़े लिखे समझदार ऐसे एलिट्स जो बेसिकली समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं, एंड उनको पता है कि नेशन स्टेट बनने से उनको फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सो ये वो ग्रुप था बेटा जी जो बेसिकली लिबरल्स भी हैं और नेशनलिस्ट भी हैं, या मैं यूं कहूं रेवोल्यूशनरीज हैं, एंड दे बिलोंग टू एजुकेटेड क्लास। गॉट इट? होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। लेट्स सी यहां पे कौन से लोग इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं तो उसमें कौन कौन है? इसमें है प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स बोले तो जिनके पास में कोई हुनर है, जैसे आप ये कह सकते हो डॉक्टर है, लॉयर हैं, वो प्रोफेशनलिस्ट हैं। टीचर्स भी इसी का एक पार्ट थे। क्लर्क्स हो गए, क्लर्क्स कौन होते हैं? जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है। और कॉमर्शियल मिडिल क्लास। कॉमर्शियल मिडिल क्लास का मतलब होता है, आपने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में, हमने देखा था कि जब न्यू मिडिल क्लास वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें कुछ ऐसी क्लास क्रिएट हो गई थी जो लोग अब ओवरसीज ट्रेड करते थे, बिजनेस कर रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उन्हें क्या कहा गया है? कॉमर्शियल मिडिल क्लास। तो ये वो लोग थे जो इस रेवोल्यूशन में एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो चलिए अब कुछ रेवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। याद करें, लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दी है, बताई कि इस 1830 से लेकर 48 वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इसके अंदर हम कुल 3 रेवोल्यूशंस की बात करेंगे, ठीक है। आप मेजरली आप ये समझें कि आपके यहां पर जो रेवोल्यूशन होने वाली है 1830 से 48 के बीच में, वो मेजरली 3 टॉपिक्स में आएगी, ठीक है। तो जो पहला रेवोल्यूशन का टॉपिक है, या जो पहला रेवोल्यूशन है, उसको नाम दिया गया जुलाई रेवोल्यूशन का, जो कहां हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। थोड़ा सा क्लास 9th का याद करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। याद करें आप, मैंने लेक्चर की शुरुआत में वैसे बता ही दिया है। लुई द 16, रॉबेस्फेयर, फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और उसके बाद में वापस से बॉर्बन डायनेस्टी। गॉट इट? अब ये जो जुलाई रेवोल्यूशन हो रहा है, ये बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से ओवरथ्रो करने वाला प्रोसेस है। क्या हुआ वहां पे, उसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक। ये बात शुरुआत होती है इस बात की फ्रांस के अंदर जुलाई 1830 में। इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट। गॉट इट? इट वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट वेयर सच थिंग हैपेंड। यहां पे जो बॉर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था सुप्रीम पावर्स के थ्रू या कंजर्वेटिव पावर के थ्रू, जिसमें ब्रिटेन था, रशिया था, प्रशिया था और ऑस्ट्रिया था। इन लोगों ने मिलकर जो बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर कर दिया था फ्रांस में, उसको लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने उठा करके बाहर कर दिया। जो बॉर्बन डायनेस्टी इन्होंने वहां पे एस्टेब्लिश की थी, उसको इन्होंने वहां से वापस से हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि ऑब्वियसली जो चीजें इनको चाहिए थी, जो समस्याएं इनके सामने आ रही थी, हंगर एंड हार्डशिप, आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे। इवन राजा इस बात के लिए कैपेबल भी नहीं था और वो ध्यान भी नहीं दे रहा था। ऑब्वियसली राजा है, वो क्यों ध्यान देगा सोशल ऑर्डर पे? सो इन्होंने इसको क्या कर दिया, वहां से बाय बाय कर दिया। सो याद रखें, जुलाई के अंदर ये प्रोसेस हुआ, और जब जुलाई के अंदर वहां की जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया गया था, हटा दिया इन्होंने, तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? उसके बाद क्या? तो देश को तो चलाने वाला कोई चाहिए। तो याद रखो आप, जैसे लुई द 16 के साथ में हुआ कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था, और उसने कहा था कि राजे की जो पावर होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के सुपरविजन में होगी, ठीक है। सो यहां पर भी वैसा ही हुआ कि नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सेटअप किया गया, और उसके अंदर एक नया राजा इन्होंने अपॉइंट कर दिया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा और मोनार्क भी होगा। एंड द न्यू किंग वाज लुई फिलिप, या इसको आप ऐसे कह सकते हो। अब जो लुई फिलिप थे, जो नए मोनार्क थे, उनको वहां पे एक तरीके से एस्टेब्लिश किया गया ऑन द प्लेस ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी सेटअप्ड बाय द सुप्रीम पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया। गॉट इट? तो यहां पर ये हुआ फ्रांस का सिचुएशन। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। क्या किया गया? जुलाई के अंदर रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, बॉर्बन डायनेस्टी थी, उसका जो राजा था उसको वहां से हटा दिया गया, और उसकी जगह पर इन रेवोल्यूशनरीज ने एक नया राजा अपॉइंट कर दिया जिसका नाम था लुई फिलिप। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जब फ्रांस में इस तरह का कोई रेवोल्यूशन हुआ तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन चांसलर, मतलब ऑब्वियसली फ्रांस में तो नहीं, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत अच्छा। और कई बार ये आपसे पूछा भी जाता है कि ये स्टेटमेंट किसका है और इससे इसका मतलब क्या था। तो ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कहा कि अगर फ्रांस में छींक भी आती है ना तो उसके जो सिम्टम्स हैं या उसके कारण पूरे यूरोप, रेस्ट ऑफ द यूरोप के अंदर कोल्ड हो जाती है, ठीक है, जुकाम हो जाती है। समझें आप, इसने कितनी गहरी बात कही है कि जो फ्रांस है वो इतनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी है कि इसमें अगर कुछ भी होगा ना तो पूरा रेस्ट ऑफ द यूरोप विल बियर दैट थिंग। तो पूरे के पूरे यूरोप को उस चीज को झेलना पड़ेगा। तो अगर ये छींकेगा तो रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, तो पूरे यूरोप के अंदर क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगी भी, अगर ये छींक भी देगा तो। इसका मतलब है इनडायरेक्ट मैनर में कि फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटरी है और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ कि राजा को ओवरथ्रो कर दिया गया है तो यहां पर भी अब यूरोप भी रेडी रहे कि बहुत सारी चीजें यहां हो सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ। क्या हुआ, ये पहले तो ये समझे कि क्या कहना चाह रहा है, ये इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, ये दिखाता है कि फ्रांस से पूरा यूरोप कितना इन्फ्लुएंस था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस में जब इस तरह का रेवोल्यूशन हो गया, राजा को हटा दिया गया, तो द जुलाई रेवोल्यूशन बिगिन इन ब्रसेल्स रिजल्टिंग इन बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नीदरलैंड। अब याद करें थोड़ा सा प्रीवियस, तो मैंने आपको बताया था कि जब वेना कांग्रेस हुआ तो वेना कांग्रेस में एक डिसीजन लिया गया था कि फ्रांस के जो टेरिटरीज हैं उसको आप बढ़ने मत दो। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, अलग अलग किंगडम्स के अलग अलग स्टेट्स को बॉर्डर पे सेटअप कर दिया गया था फ्रांस के। उन्हीं में से एक बॉर्डर थी बेल्जियम के साथ जुड़ने वाली। तो बेल्जियम ने जब फ्रांस में ऐसा कुछ देखा तो वहां के जो लोग थे वो भी इंस्पायर हुए कि भैया जब यहीं ऐसा हो रहा है तो हम भी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं नीदरलैंड के साथ में, हम नहीं रहना हमें नीदरलैंड के साथ। तो इन्होंने ब्रसेल्स में, जो कि उसकी कैपिटल थी, वहां पर क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई सेम जुलाई के अंदर ही। तो जुलाई के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के कारण से यहां पे जो भी पोजीशंस हैं बेल्जियम को अलग कर दिया गया या बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि बेल्जियम का फॉर्मेशन जो हुआ था वो जुलाई 1830 में हुआ था। ठीक है, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि ब्रसेल्स में ये रेवोल्यूशन बिगिन होता है जुलाई के अंदर और इसी का जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि नीदरलैंड का जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो है, उससे जो बेल्जियम है वो अलग हो जाता है और अपने आप को सेपरेट कर लेता है। होपफुली ये चीज आपकी यहां पर क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए क्या हुआ। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हम देखने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कि 3 रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुई। 3 रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में से हमने 2 देख ली। द फर्स्ट वन वाज फ्रांस एंड द सेकंड वन वाज बेल्जियम। अब जो तीसरी है थोड़ी इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी बड़ी भी है। थोड़ी सी बड़ी मतलब चिन्नी सी बड़ी। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखें, ग्रीक वॉर ऑफ रेवोल्यूशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इस टॉपिक का नाम है। आपसे एग्जाम में, होम एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अभी सबसे पहले तो बात करते हैं कि ग्रीस की क्या पोजीशन है। ठीक है, ग्रीस की सिचुएशन क्या है। देखो ग्रीस अपने आप में बहुत ही एनरिच था कल्चर से। ग्रीस का जो कल्चर था आज हमारे इवन वर्ल्ड के हर एक प्लेस पे ग्रीस कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ही पॉजिटिव है। इवन इनके रिलेशन भी सबके साथ बहुत अच्छे रहा करते थे। लेकिन 15th सेंचुरी में यहाँ पे जो मुस्लिम एम्पायर था, जिसको हम कहते हैं ऑटोमन एम्पायर, बेसिकली टर्किश हुआ करते थे, तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था इन्होंने ग्रीस के ऊपर कब्जा कर लिया। ये है नहीं वहां पे, बट दे आर हैविंग द पावर। इनका जो किंगडम है उन्होंने अपने आप वहां पर उनको एस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, तो बात समझें कि 15th सेंचुरी से ग्रीस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी से इसको अपने टेरिटरी में जोड़े हुए था, जो कि हालांकि इनसे कहीं भी रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप बिगेन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन ग्रीस टू, कि ग्रीस के अंदर भी इंडिपेंडेंट स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि पूरे यूरोप में हो रहा था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1821 में इसकी शुरुआत हुई। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं 1830 से लेकर 1848 के बीच का पीरियड। तो शुरुआत तो हुई थी इस टाइम पर, बट इट वॉज नॉट सो मच सक्सेसफुल। सो यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसने कहा कि शुरुआत हुई 1821 में
और ये जो सेंटिमेंट्स थे जो फ्रांस में हो रहे थे या उसके आसपास यूरोपियन टेरिटरीज में हो रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको भी इन्फ्लुएंस किया और कहा कि भैया, एक तरीके से समझाया इनडायरेक्ट मैनर में, दैट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ फ्री। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी। देखिए भाई, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया फ्रीडम के लिए इनका स्ट्रगल शुरू हुआ। अब ये स्ट्रगल खुद कर तो रहे, लेकिन डू यू नो, ये स्ट्रगल ही रहेगा तब तक जब तक इनके पास में सपोर्ट नहीं होगा। इन्होंने धीरे 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 सपोर्ट की डिमांड करना शुरू की, सपोर्ट मांगा लोगों से। अच्छा, सपोर्ट किसके थ्रू मिला? तो उन लोगों के थ्रू इनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ जो ग्रीस के थे, ग्रीक कल्चर से बिलोंग करते थे, लेकिन जिनको एग्जाइल कर दिया गया था, बट उनको उनके देश से ही निकाल दिया गया था इस तरह की एक्टिविटी करने के कारण। तो जो लोग बाहर जाके सेपरेट हो गए थे या इनको निकाल दिया गया था, उन लोगों को जब ये पता चला कि इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चालू है या इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करना शुरू किया। वो इवन अपने देश में वापस लौट आए और स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही वो यूरोपियन कंट्रीज, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिनका कहीं ना कहीं ग्रीस के साथ में बहुत ही एंशिएंट टाइम से रिलेशन बने हुए हैं, बहुत अच्छे, इनको सिंपैथी थी इस बात से कि ऑटोमन एम्पायर ने कैसे इनके कल्चर को क्रश कर दिया है। सो उन्होंने सिंपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सपोर्ट करना शुरू किया, इन लोगों को मदद करी। तो हमने दो तरीके से देखे, रेवोल्यूशनरीज जो ग्रीस के थे उनको सपोर्ट मिलना शुरू हुआ उन लोगों का जिनको पहले एग्जाइल कर दिया गया था, और उन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का जो सिंपैथी रखते थे इनके कल्चर के साथ। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। और आप भी ध्यान रखें कि इंडिया के कल्चर के साथ में भी, इंडिया के आर्किटेक्चर के साथ में भी ग्रीस का बहुत अच्छा एक रोल रहा है। अगर आज भी आप पुराने किसी मॉन्यूमेंट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ग्रीक आर्किटेक्चर ज़रूर देखने को मिलेगा। इवन आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी भी पैलेस में आप जा रहे हैं तो पैलेस में जो फेरीज वगैरह दिखती है ना अपने को वॉल्स पे या फिर उसके टॉम पे, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो किसका एक सिंबलाइजेशन है? ग्रीस का, ठीक है। वहां पर इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है, तो वहीं से हमने ये इंस्पिरेशंस ली हैं। लोगों को कैसे पता चले कि ग्रीस को अब हमें फ्री करवाना है? सो फॉर दैट बहुत सारे पोइट, बहुत सारे आर्टिस्ट ने जो ग्रीस है उसको कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में उसके कल्चर के लिए और कहीं ना कहीं उसके सेंटिमेंट्स, उसके फेथ के लिए इसको डिनोट किया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सो द पोइट एंड आर्टिस्ट प्रेज्ड ग्रीस एज द क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। लोगों को कैसे पता चले कि ग्रीस के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है एंड नाउ वी नीड टू मेक ग्रीस फ्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर। तो इसके लिए जो आर्टिस्ट थे, पोइट थे, इन्होंने, या जो राइटर्स थे, इन्होंने क्या किया? अपने अपने आर्ट के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया। इवन इन्होंने तो यहाँ तक भी लिखा कि अगर ये जो कल्चर यूरोप का बचा हुआ है उस कल्चर को बचाने वाला ग्रीस ही है। इवन यहाँ तक इन्होंने लिखा कि जो ये क्रैडल है, क्रैडल मतलब जो लोग एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इसने कहा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन को जो न्यूट्रिशन देता है या पालन पोषण करता है वो केवल और केवल कौन है? ग्रीस है। कल्चर का बोला है, सिविलाइजेशन का बोला है, ठीक है। तो आप ये याद रखें कि बहुत सारे पोइट्स, बहुत सारे आर्टिस्ट ने इस बात को प्रेज किया, इस बात को मेंशन किया है कि जो ग्रीस है उसने हमेशा यूरोपियन सिविलाइजेशन को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से न्यूट्रिशंस दिया या फिर उसको पालन पोषण किया है उसका, ठीक है। तो ये याद रखें आप। ऐसे ही एक इस तरह की जब इंस्पिरेशन हुई तो ये जो लोग थे, इन लोगों के साथ में क्या हुआ? स्ट्रगल इनका शुरू हो जाता है अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। और इन्हीं के दौरान, इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ आर्टिस्ट, कुछ पोइट्स, कुछ राइटर्स ने अपना अपना जितना भी पार्टिसिपेशन था वो इन्होंने सर्व किया। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम था लॉर्ड बैरॉन। लॉर्ड बैरॉन पेशे से तो एक पोइट थे, इंग्लिश पोइट थे। ही वॉज ऑल्सो दैट पर्सन जो कि ग्रीस के कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया? इसने लोगों को ये बताया कि भैया चल क्या रहा है एंड व्हाट वी नीड नाउ। लोगों के पास गया, उनसे मदद मांगी, फंड कलेक्ट किया और इवन खुद भी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करने चला गया। बात समझें, 1821 में स्ट्रगल शुरू हुआ था, ठीक है, और 1830 से 48 वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रगल शुरू हुआ है और वॉर जो हुई है वो बाद में हुई है। वॉर तो हो रही है अभी 1830 के बाद में, 32 के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम इस चीज को देखेंगे। तो देखिए आप,
जो इंग्लिश पोइट थे जिनका नाम था लॉर्ड बैरॉन, उन्होंने फंड्स को ऑर्गेनाइज किया। अब लड़ाई हाथों से, उसके अलावा और भी चीजें चाहिए होगी, वेपन्स भी चाहिए होंगे भैया, तो ऐसे में इन्होंने फंड रेज किए और फाइट करने के लिए खुद भी कहाँ चले गए, वॉर में। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इनको फीवर हुआ वहां पे, एंड फीवर के कारण से इनकी डेथ हो जाती है। उस टाइम पर जो फीवर है या फिर ऐसी छोटी मोटी जो बीमारियां आज हमको आम लगती है, वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि इलाज नहीं था और इवन लोगों को सिम्टम्स का पता भी नहीं चलता था कि कौन सी बीमारी क्या है। सो दैट वहाँ पर इनको फीवर हुआ और ये मर गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा जी, इन्होंने फंड रेज किए थे, फंड कलेक्ट किए कि वॉर में काम में आएंगे, साथ ही साथ ये खुद भी फाइट करने के लिए, वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1824 में इनकी डेथ हो गई। बट इन्होंने एक अच्छा काम किया गया था, इन्होंने लोगों को इंस्पायर कर दिया। यही रीजन था कि लोगों के सपोर्ट के कारण, लोगों को जो मदद इन्होंने पहुंचाई, लोगों को जो इन्होंने इंस्पायर किया, और जो इनका फंड था या इनका जो एक तरीके से सोच विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उससे लोग इंस्पायर हुए। और अल्टीमेटली ये जब रेवोल्यूशन हुआ तो जो ऑटोमन था, ऑटोमन जो था, इन्होंने मतलब इनके साथ लड़ाई हुई और इनके अगेंस्ट में एक ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई कि ठीक है अब हम इस टेरिटरी को फ्री कर देंगे। और जो फ्री करने का, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था कि ठीक है हम जा रहे हैं चलो ठीक है अब तुम संभाल लो, ऐसा नहीं। एक ट्रीटी, बाकायदा रिटर्न एक एग्रीमेंट होता था, ट्रीटी साइन होती थी। उस ट्रीटी का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल। ये जो ट्रीटी थी उसको साइन किया गया 1832 में, और वहां से जो ग्रीस को यह मान लिया गया कि नाउ द ग्रीस इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये बात याद रखें आप कि जो ट्रीटी फाइनली साइंड हुई उसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपोल, और 1832 में साइन हो गई। और इसके कारण से, इसके थ्रू आप ये कह सकते हो कि जो ग्रीस था उसको फ्रीडम गेन हो गई। ऑटोमन एम्पायर ने वहां से अपने जो राइट्स थे वो दे दिए वापस से ग्रीस की कम्युनिटी को ही, ग्रीस के जो लोग थे उन्हीं को ही। ठीक है, आपको होपफुली ये तीनों चीज़ें याद रही होगी कि जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, और जुलाई रेवोल्यूशन में जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर लुई फिलिप को अपॉइंट कर दिया गया उस बॉर्बन डायनेस्टी के अगेंस्ट में, जो वहाँ पे शायद अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और जिसको सेटअप किया गया था वाटरलू के हारने के बाद नेपोलियन के। ठीक है, उसके बाद में आया अपना बेल्जियम वाला, और उसके बाद में आया अपना ग्रीस वाला। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। वैसे तो ज़्यादा टफ था नहीं, आपको छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। अगर फिर भी कहीं डाउट आता है आपको लगता है कि ये टॉपिक सर समझ नहीं आया, दोबारा बताओ, तो दोबारा बता सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इसके आगे की कि और क्या हुआ। अभी रेवोल्यूशन तो और बढ़ेगा, ये तो शुरुआत है। ठीक है, सो तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। देखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, घर पर रहें, सुखी रहें, शांति से रहें। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।